नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2027 के लिए अगर आपने तैयारी स्टार्ट करनी हुई होगी तो आपने देखा होगा सर्च करने पे एक जवाब बड़ा कॉमन निकल के आता है कि यार एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कई बार कुछ क्रांतिकारी लोग ये भी कहते हैं कि एनसीईआरटी बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कहीं सही रास्ता है, जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है। मैं आज आपको एनसीईआरटीज की रैंकिंग करके दिखाऊंगा, एस टीयर से लेकर एफ तक। मैं रैंकिंग करके बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटीज आपको अनस्किपेबल है, मस्ट डू है, पढ़नी ही पढ़नी है, और कौन सी आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। बीच में मैं ये एनसीईआरटीज बताऊंगा जिनके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरीके से मैं रैंक करूंगा एंड वीडियो के एंड में लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट देख लेना। तो हमारा पढ़ाई करने का पर्सपेक्टिव ये है कि हमें मार्क्स लेने हैं, प्रीलिम्स में भी मार्क्स लेने हैं और मेंस में भी मार्क्स लेने हैं। जनरली लोग प्रीलिम्स में मार्क्स लेने तक रुक जाते हैं, लेकिन असली स्टेज जो होता है वो मेंस की प्रिपरेशन होता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं और मेंस में फेल भी हो चुका हूं पहले अटेम्प्ट में। तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे ये ट्रैप की तरह काम करता है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनसीईआरटीज को एफ टीयर में डालना होगा, फेंकना होगा, जो मैं फेंकूंगा आपके सामने। वैसे किताबों की इज्जत करनी चाहिए, मैं जस्ट मेटाफोरिकली ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। शॉर्ट लिस्ट करनी होगी हमें एसेंशियल एनसीईआरटी, और वो मैं आपके लिए कर दूंगा इस वीडियो के बाद, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो रैंकिंग इस तरीके से होगी कि टॉप टीयर जो होगा, टॉप लेवल एनसीईआरटी जो होगा, उसको मैं एस टीयर दूंगा। इसका मतलब वो अनस्किपेबल है, वो पढ़े बिना आपको कभी भी अच्छे से कंटेंट वाइज कवरेज अच्छी नहीं लगेगी, कंप्लीट नहीं होगी, और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियसली प्रीलिम्स में। क्योंकि मेंस में सिर्फ सेलेक्टेड एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर काम आते हैं, वो भी बताऊं। और एफ टीयर वो होगा जो सबसे खराब है। तो हमारी रैंकिंग सिस्टम में ई नहीं है, एस ए बी सी डी एफ है, ठीक है। तो एस से स्टार्ट करते हैं, नहीं ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, वील गो सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले एफ टीयर एनसीईआरटी को क्लियर कर दूं। 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी मत पढ़ो, 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी मत पढ़ो, क्योंकि उसमें तस्वीरें अच्छी होती है, कहानियां अच्छी होती है, वो इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी पुअर है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो सिविक्स की एनसीईआरटी है, सिविक्स की एनसीईआरटी है क्लास 9th और 10th की, उससे आपको डेमोक्रेसी के बारे में काफी अच्छे से पता लगेगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो फाउंडेशन लेक्चर्स में, या अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ते हो, तो वो वैसे ही आपको पढ़ा देगा, ठीक है। और उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं, ये पूरी किताब है एक। तो वो पूरी किताब पढ़ने से बेटर है कि आप जो भी बुक पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या स्लीपी क्लासेस के नोट्स पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, वहां से वो कवरेज हो जाएगी। इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स, मतलब सिविक्स के भी 9th-10th एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी आपको 6 to 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं पॉलिटी गवर्नेंस में। पॉलिटी गवर्नेंस में 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज हैं। 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ओवररेटेड है, उसको मैं बी टीयर दूंगा। उसका सिंपल रीजन ये है कि उस किताब में से एक बार क्वेश्चन क्या आ गया कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लोग काफी ज्यादा उसके लिए प्रभावित होने लगे उस किताब के लिए। उस किताब की 2 स्पेशलिटीज है, बट वो एस टीयर में नहीं आती। स्पेशलिटी नंबर 1, उसमें 2 ऐसे चैप्टर है, 2 ऐसे चैप्टर है या 3 ऐसे चैप्टर है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता क्यों है और कैसे बना। कैसे से ज्यादा क्यों पे ज्यादा एम्फेसिस है, क्योंकि कैसे तो हम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ते हैं कि कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका डायरेक्ट मेंस क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर। और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हम प्रियम्बल के अंदर शब्द पढ़ते हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के मीनिंग क्या है। इन सब के मीनिंग तो हमको ए टीयर एनसीईआरटी में मिलते हैं, क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी में। क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी ए टीयर में आती है, मतलब सेकंड टू बेस्ट। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसमें और भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो सेकुलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मेरे स्टूडेंट्स को ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं क्लास में ही कवर करता हूं। जैसे अगर मैं लिविंग डॉक्यूमेंट बता रहा हूं तो मैं एनसीईआरटी की चीजों को तो इंक्लूड करता ही हूं, लेकिन डायनेमिक एग्जांपल्स को भी इंक्लूड करता हूं। फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा है हमारा, उसमें
इसके अलावा जो थॉट है, पॉलिटिकल थॉट है, जितना चाहिए जीएस के लिए, जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करता हूं। तो सोशलिज्म पढ़ते हैं तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ये सब पढ़ते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स को तो नहीं जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली खुद से पढ़ के आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन ये 3 चैप्टर ही पढ़ना, क्योंकि ये वाला आप लक्ष्मीकांत में से कर लोगे कवर। अच्छा, इस किताब में ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बहुत सारी कोट्स दी हुई हैं, उन कोट्स में से आपको अच्छे कोट्स मिल सकते हैं। तो इस किताब की 2 ही खासियत है, एक ये 3 चैप्टर और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के ये कोट्स। बाकी चैप्टर भूल जाओ, वो वैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो भी वहां से भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये था पॉलिटी गवर्नेंस का रैंकिंग, जिसमें बी टियर पे आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड ए टियर पे आती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की किताब, और 12th की जो एनसीईआरटी है वो बी टियर में आ रही है। बी में क्यों? क्योंकि इंडिया के बाद मतलब पीआईसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के कुछ चीजें यहां से कवर होंगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यहां से कवर होगा, और इसी वजह से इसमें से कई बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार यूट्यूब के अंदर पढ़ाया था इसका एक चैप्टर, तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर निकला था कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके फाउंडर्स को मैच द फॉलोइंग करना था। पर वंस अगेन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में किताब बड़ी है, क्वेश्चन निकलने के आने के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए बी टियर कैटेगरी में है। गोट लेवल, हाईएस्ट लेवल किसका है? एक ही, राजा या क्वीन या किंग, जो भी कहना चाहो, जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज करते हैं, एम्परर या एम्प्रेस, वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ज्योग्राफी, क्लास 11 की ज्योग्राफी एस टियर में आती है। क्लास 11 की ज्योग्राफी एस टियर में इसलिए आती है क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट, इवन इससे भी अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट छोड़ के सिर्फ यही किताब अगर देखोगे, इस किताब में से हर प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन निकलते हैं, गारंटीड निकलते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में ये राजा की परिस्थिति में है, एस टियर है, ठीक है। तो इसका सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका कोई चैप्टर अनइंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सेम वे इंडिया के अंदर क्लाइमेट, वेजिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, आई फाइंड कि ये तो पढ़नी ही चाहिए। खैर, अगर आप श्रद्धा मैम से पढ़ते हो क्लासरूम्स के अंदर तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एनसीईआरटी किताब से ज्योग्राफी पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, ये बात मुझे भी पहले ही साल समझ आ गई थी। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी पता लग गया था कि भाई साहब एनसीईआरटी में इतना डेंस लिखा हुआ है चीजों को कि मुझे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर नहीं होंगे, खासतौर से लैंड फॉर्म्स, वॉल्केनोज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस, है ना, ये सब नहीं समझ आता है। जब तक श्रद्धा मैम क्लास में पढ़ाते तब चीजें क्लियर होने लगती हैं, और शी हैज बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 10 years ऑल दीज थिंग्स इन द क्लासरूम्स। चाहे जो भी चैप्टर हो आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो पहले वाली लिस्ट है, ये वाले 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मार्क करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना पढ़ते वक्त जरूरी। लेकिन ये वाला जो है क्लास 12th की जो एनसीईआरटी, इसको मैं सी टियर में रख देता हूं। सी टियर में इसलिए रखता हूं क्योंकि हाँ, इसमें से क्वेश्चन दिख सकता है कभी कभी, जैसे पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आया था, सीडीएस के अंदर भी आया था, यूपीएससी में भी आया था, तो शायद यहां से निकल जाता। लेकिन वंस अगेन बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस, और 1 or 2 क्वेश्चंस भी हर साल नहीं आएंगे इसमें से। खैर, इन एनी केस जब आप रिसोर्सेज पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से रिसोर्सेज के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, ये वाला। तो इतना जो सेगमेंट है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, बट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रिसोर्सेज जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसके लिए ये इतनी रेलेवेंट नहीं निकल के आती है, क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करंट अफेयर्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो वो मैप्स के अंदर जैसे प्लेसेस इन न्यूज या मैप्स के हमारे वीडियोस होते हैं, उसमें से कवर करना आसान है रादर देन बुक से पढ़ना, ठीक है। फिर आती है डी टियर, एक और ओवररेटेड एनसीईआरटी की बुक जिसको कहा जाता है कि यार ये पढ़ लो, इसमें से हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो, आधा आधा पढ़ के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस बायोलॉजी क्लास 12th की जो किताब है, बायोलॉजी क्लास 12 की किताब है, वो यूजेज के मामले में बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने हैं, बायोटेक, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक एंड एप्लीकेशन। ये आपको साइंस में हेल्प करेगा, साइंस टेक में हेल्प करेगा। और ये वाले जो 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स,
इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये आपको एनवायरनमेंट में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि ये 5 चैप्टर आप पढ़ें। ठीक है, ऑफ कोर्स एज फार एज द फाउंडेशन प्रोग्राम इज कंसर्न, उसके अंदर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंदर वी विल सी दैट अ लॉट ऑफ ईच एंड एवरी बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट इज कवर्ड। तो बायोडाइवर्सिटी वहां से पढ़ रहे हो, अगर यहां से पढ़ोगे तो एक एक एनिमल जो न्यूज में रहता है या जो एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज रहती हैं, उन सबको हम क्लास में तो कवर करते ही हैं। फिर आती है हिस्ट्री की एनसीईआरटी, वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी। वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी को मैं डी टियर में इसलिए रखता हूं क्योंकि वंस अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मेंस में आएगा, और वो भी गारंटीड हमें पता नहीं है कहां से आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन अगर कॉमन सोर्सेज से आ गए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या 2 वर्ल्ड वॉर में से आ गए, तो भी यहां पे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एम्फेसिस होगा या अमेरिकन रेवोल्यूशन के कुछ एस्पेक्ट पे, वर्ल्ड वॉर वगैरह यहां कवर्ड नहीं है। तो इसलिए थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर नई वाली पढ़ रहे हो, पुरानी वाली जो अर्जुन देव की है वो तो और भी ज्यादा इलैबोरेट है, तो उसमें आई डोंट बिलीव वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। वर्ल्ड हिस्ट्री में रादर यू कैन फोकस ऑन एनी कोचिंग नोट्स, किसी भी कोचिंग नोट से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर आती है ए टियर की वापसी। मैं लास्ट में ना लिस्ट दूंगा आपको एस से लेकर लास्ट एफ तक। तो ए टियर में ये 3 एनसीईआरटीज है, क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज। दिस इज एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न। इसमें से मैंने क्वेश्चन आते हुए देखे, खुद जब मैंने अपने अटेम्प्ट दिए हैं उसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे टेवर्नियर के ऊपर, ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर के ऊपर क्वेश्चन आया, टेवर्नियर के ऊपर, तो क्लियरली यहां पे आपको वो आंसर दिख जाएगा। अल बिरूनी से रिलेटेड सवाल आए, कुछ टर्म्स आए, तो इसमें से आती ही आती हैं। तो इसलिए ये तो कवर करनी है। इसमें भी अगर मैं कहूं तो एंशिएंट और मिडीवल पे ज्यादा फोकस रखना, मॉडर्न पे स्लाइटली यू कैन थोड़ा सा कम फोकस भी रख सकते हो। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर बोलूंगा तो एंशिएंट, मिडीवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के टर्म्स में। मॉडर्न में अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ ही रहे हो तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद हिडन जेम लेके आए हूं आपके लिए, एक ऐसा खजाना जो खोया हुआ है, जिसको लोग कवर नहीं कर रहे हैं ज्यादातर, और वो है सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से कहीं ज्यादा इंडियन सोसाइटी के पेपर में काम आती है। जो हमारा जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है, जीएस 1 का पेपर होता है, उसमें काम आती है। तो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में ये ए टियर में मैं रखता हूं, इसको ऑलमोस्ट एस टियर के बराबर रखता हूं, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर जो हैं वो आपकी बड़ी मदद करेंगे आंसर लिखने में इंडियन सोसाइटी के बारे में। इंडियन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में आता है। और रुको, अभी सब्र करो, क्योंकि एस टियर एक और बचा हुआ है, दैट इज 12th स्टैंडर्ड की सोशियोलॉजी का दूसरा पार्ट, मतलब 12th स्टैंडर्ड की दूसरी किताब है, जिसका नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इतनी प्यारी किताब है कि इसमें से ये चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 7 ये मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। चाहे वो एस्से हो, चाहे वो जीएस 1 सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज हो, ये चैप्टर 1, 2, 3, 6 एंड 7 विल बी एब्सोल्युटली अ बेंचमार्क फॉर योर प्रिपरेशन। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं आपने ये सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी के ये वाले चैप्टर। ए टियर में इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज की 12th की इंडियन सोसाइटी वाली किताब, और 12th ही स्टैंडर्ड की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाली किताब। प्लीज इनको जरूर अपनी रीडिंग लिस्ट में इंक्लूड करना। तो अगर लिस्ट देखनी है तो लिस्ट यहां पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एस टियर मतलब नॉन नेगोशिएबल, ए टियर मतलब पढ़नी चाहिए, बी टियर मतलब कुछ कुछ चैप्टर पढ़ लो, सी टियर मतलब छोड़ दोगे तो चलेगा, डी टियर मतलब छोड़ दोगे तो चलेगा, एफ टियर देखना भी मत। तो ये मैंने रैंकिंग की हुई है। अब हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के अंदर एनसीईआरटी तो बेसिस है ही, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज जो करंट अफेयर्स के होंगे, मल्टीपल सोर्सेज जहां से भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, ठीक है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हो, एनी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो, वो सब इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाए जाते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर। और इसमें जो लास्ट सीट अब फिल हो जाएगी 10th में, 10th में इज द लास्ट डेट टू एनरोल। तो एक बार प्लीज अपनी जो टाइमलाइन है, अपनी टाइमलाइन इमेजिन करके चलो कि अगर हम मई में शुरू करते हैं
तो 31 दिसंबर तक क्या क्या करना है, इसके लिए मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, देख लेना। और अगर कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, मुझसे बात करना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, मेरे एक्सपीरियंसेस को जानना चाहते हो, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर दीजिए sleepy.classes@gmail.com, sleepy.classes@gmail.com या @gmail.com, या हमें कॉल कर दीजिए इस नंबर पर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है रैना हैना 05, RAINA 05। तो टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा, आयुष रैना के नाम से। उस प्रोफाइल में आप ग्रुप में एंटर कर जाओ, और वहां पे मैं मेंस, प्रीलिम्स और खास तौर पे आंसर राइटिंग के बहुत सारे टिप्स आने वाले दिन में शेयर करने वाला हूं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द। और कौन सी एनसीईआरटी आप इनमें से पहले कवर करने वाले, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।